सभी लोगों को। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे आज सबके आज ही पानी पीने गए सभी लोग आराम से टहल के आ रहे होगे। आंसू सर ने कुछ जूम मीटिंग के बारे में बताया था। हमसे पूछ लें क्या मैं क्या बता दूँ उसी के बारे में बता के कुछ बता के। अच्छा कुछ सब कुछ ही बताया ना। ऐसी बात है। चलो देखो ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं घर पर बैठ के नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपसे कई बार बोला है कि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, तब तक आप क्लियर कट नीड को नहीं समझ सकते। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन चांसेस रहते हैं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है नीट में कि बायोलॉजी की अगर तुम्हें लाइन टू लाइन जो भी बायोलॉजी तुम्हारी किताब है एनसीईआरटी की, अगर लाइन टू लाइन आता है तो टोटल 100 में से एक दो क्वेश्चन छूटेगा नहीं तो सारा वहीं से आएगा, सब कुछ पूरा वहीं से उठा के दे देते हैं। ठीक है। फिजिक्स से वो एनसीईआरटी से थोड़ा हटा के देते हैं। एनसीईआरटी थोड़ी अजीब है, क्वेश्चंस अजीब रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई बंदा फिजिक्स एनसीईआरटी से पढ़ता है तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बायोलॉजी जो है वो एनसीईआरटी से बाहर जाएगी ही नहीं किसी कीमत पे, आज तक नहीं गई ना कभी जाएगी। तो ये है। तो आप लोग देख लेना और फिर सर आपको क्वेश्चंस दे दिया करेंगे। ठीक है, अब उसमें दो चीज़ें हैं, तीनों सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब मैंने आपको एनएलएम पढ़ा दिया, मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ा दी, मैंने आपको वेक्टर पढ़ा दिया। ठीक है, इनमें से अब मैंने कहा मान लो मैं रोटेशन मोशन पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको टॉपिक दिया कि इस टॉपिक से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई पीडीएफ दे दी या कोई पेपर दे दिया, कुछ भी दे दिया कि बेटा ये प्रैक्टिस सेट है, आराम से घर पे बैठ के लगाओ, ये डीपीपी टाइप का कुछ दे दिया, आपने वो लगाया। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ मैं अलाउ कर रहा हूँ अपने लिए और अंशु सर के लिए कि आप लोग उसके बाद में जो हमने पीछे पढ़ा दिया है, चाहे आप फिजिक्स में और बायोलॉजी में जो पढ़ा दिया है, ठीक है, वैसे पूछ तो तुम कहीं से भी सकते हो, लेकिन अगर तुम कहीं से की बात आएगी तो वो ज़्यादा सही नहीं रहता है। जितना पढ़ा दिया उसमें से आप जो भी किताब फॉलो कर रहे हैं या आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हैं या आपके भाई ने कोई क्वेश्चन पूछा, जरूरी नहीं जो हमने दिया है आप उससे पूछो, आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बस वो रिलेटिव होना चाहिए नीट से। अब ये नहीं तुम्हारे ताऊ ने पूछा पता नहीं कौन सा वाला, अब वो तुम वहाँ पर ले गए पड़े हो कि सर जी ये बताओ, तो वो नहीं, तो जो फिजिक्स या नीट से रिलेटेड होगा उस टॉपिक पे आप कहीं से भी क्वेश्चन, जो पीछे हमने जितने टॉपिक पढ़ा दिए हैं उतने टॉपिक में कहीं से पूछ सकते हो। अगर आप कोई दूसरी बुक फॉलो कर रहे हो आप उससे पूछ सकते हो। मेरे लिए तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हो, इंग्लिश में भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर ये नहीं कि सर मेरा क्वेश्चन हिंदी मीडियम का है, हिंदी को टोटल लिखी हुई है, अब मैं इसे इंग्लिश में क्या कन्वर्ट करूँगा, तो सर जी इंग्लिश में नहीं बताएंगे। तो मुझे दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। ठीक है, और अच्छी तरीके से ही दोनों आने लगी हैं अब धीरे धीरे। तो आप दोनों में से कुछ भी कहीं से भी कुछ पूछ सकते हो जितना पढ़ा दिया है। तो ऐसा एक आधे घंटे का सोचा है कि हमने कहा बच्चों का भला हो, हालांकि मुझे लगता नहीं तुम में से कोई पढ़ता है, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व करता ही नहीं है। और खासकर फिजिक्स में क्या होता है, जैसे ही पढ़ने बैठते हैं नींद एकदम हावी हो जाती है, क्योंकि फिजिक्स में जब हम एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद में दूसरा नहीं आता है, दूसरा फिर तीसरा नहीं आता है, फिर चौथा नहीं आता है, फिर समझ में ही नहीं आता है, फिर उठा के बायोलॉजी उठा लेते हैं, फिर बायोलॉजी में थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसके बाद सो जाते हैं, कहते हैं बहुत पढ़ लिया आज तो वही चीज़ें हैं। तो आप लोगों को धीरे धीरे रूटीन में तो लाना ही पड़ेगा इस चीज़। बोलो लो क्वेश्चन। अच्छा अभी बता रहे हैं, ठीक है। फाइल्स
ये क्या भूल गया? चलो सबसे पहले, ठीक है। अच्छा आज बच्चे कम आए इसका मतलब। सबसे पहले हम लोग बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। देखो कल मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी थी, ठीक है। तुम अगले बताओ चारों में से कोई। रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट आई अपॉन, ठीक है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता है अंडर रूट आई अपॉन एम, ये मैंने बात करी। अच्छा आप तीन बताओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं होता। अगले यहाँ बताओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या थी? आई बराबर आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। आर नहीं तो एक्स कर दो, क्या कर दो? एक्स कर दो, एम एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी। इस पर मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है। और मैंने कहा था मैं कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूंगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूंगा, ठीक है। अब आप चारों बनते हो 1 2 3 4, ठीक है। एक एक करके बताना। कल तुम आए थे चारों आए थे कल चारों आए थे ना, ठीक है। एक एक करके पहला तुम बताओगे, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिर तुम, फिर ये, ठीक है। तो पहला तुम बताओ। ये रॉड का इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर अपॉन 12। दूसरा बताओ कि इसके अराउंड क्या होता है? ml स्क्वायर अपॉन 3। तीसरा बताओ इसके अराउंड क्या होता है? देख पर ml स्क्वायर अपॉन 3 इसके अराउंड ml स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अब चौथा तुम बताओ इसके अराउंड क्या होगा? 0। अब तुम बताओ फिर से। ये है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का इसके अराउंड बोलो। ml, इसमें l कहाँ रखी? mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है ये, सॉलिड स्फीयर। जल्दी बोलो। नहीं पता? तुम पीछे तुम मेरे को बताओ, कल आए थे? बताओ हैं? सॉलिड स्फीयर है ना ये कैसा स्फीयर है? क्या है फिर? ठीक है। अब तुम बताओ 2/3 किसका होता है? हॉलो का। किसका होता है? हॉलो स्फीयर का 2/3 होगा, 2/3 हॉलो का होगा, ठीक है। अच्छा आगे तुम बताओ डिस्क का सेंटर के अलाउंड, डिस्क का सेंटर के अलाउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर अपॉन 2। डिस्क का mr स्क्वायर अपॉन 2 और इसके अलाउंड 4, ठीक है। रिंग का यहाँ रिंग हो, इसके अलाउंड mr स्क्वायर, इसके अलाउंड, ठीक है। ये मैंने बात करी थी कल, ठीक है। उसके बाद में मैंने बात करी थी बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेरी ये कहती थी कि वो ICM प्लस MR स्क्वायर या MX स्क्वायर ये कहती थी। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा मेरे पास में ये रॉड, ये थिन रॉड है, थिन रॉड की ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो इसका सेंटर यहाँ है और इस सेंटर से L/4 डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस सेंटर से L/4 डिस्टेंस पर इस एक्सिस के अलाउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है, इस एक्सिस के अलाउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले मैंने कहता था सबसे पहले तुम क्या देखोगे? सेंटर कहाँ है? तुमने कहा था सेंटर ये। फिर तुम क्या करोगे? इस सेंटर पर इसके अलाउंड एक पैरेलल लाइन डालोगे, पैरेलल लाइन। तो अगर इसके अलाउंड कोई पैरेलल लाइन डालोगे तो वो क्या ऐसे होके जाएगी? ऐसे होके जाएगी। अब ऐसे होके जाएगी तो तुम कैसे निकालोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सबसे पहले ये क्या है तुम्हारी? ICM।
ICM प्लस इसका मास M। अब सेंटर से यहाँ तक की दूरी L/4 का होल स्क्वायर। अब बताओ इसके अलोंग सेंटर ऑफ मास क्या होगा ml² प्लस ml² 16। 4 चौक 16 होते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जोड़ घटा लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आंसर पता चल जाएगा, जोड़ घटा लो। अच्छा, ऐसे ही मैंने कहा मान लो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है बच्चों, कोई भी सॉलिड स्फीयर है। मैंने कहा सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, O डैश। इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है। तो अब सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? तो सबसे पहले सर इसका सेंटर देखो, इसका सेंटर यहाँ है, ये सॉलिड स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे, ये गोल है, ऐसे गोल है। अब इसका सेंटर है बीच में, और तुमसे कहाँ पूछा है? इसके बिल्कुल कॉर्नर पर, इसके अलावा। तो इसके सेंटर से जब तुम एक लाइन डालोगे तो ये इसको ऐसे बीच में चीरते हुए जाएगी, और इसके अलाउंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। तो सर अगर मैं इसके अलाउंग निकालूं तो 2/5 mr² इस पूरी बॉडी का मास। अब इस सेंटर वाली लाइन से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो प्लस mr, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आएगा 7/5 mr²। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7/5 mr²। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। अब मुझे एक क्वेश्चन और बता देना खाली, सर मेरे पास एक डिस्क है, आपने ऐड कैसे किया? अभी बता रहा हूं। ये मेरे पास में डिस्क है, ठीक है, डिस्क है। डिस्क का इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता। डिस्क है और डिस्क की रेडियस कितनी है? ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। देखो ऐड कैसे किया सर जी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, इन दोनों में mr² कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर बचा 2/5 और प्लस 1/1। तो सर mr² एलसीएम कितना ले लिया? 5 के 5 में एक बार, 2 एकम, 1 के 5 में 5 एकम, तो ऊपर हो गया 5 और 2 2 7/5। तो यही मैंने लिख दिया 7/5 mr² हो गया। ठीक है, अब तुम जल्दी से, मेरे पास में एक डिस्क है, डिस्क का इस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²। जल्दी निकालो। ठीक है, अभी बता रहे हैं। देखो उतारिए, ये उतारो फटाफट, क्या होगा फिर बता। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, आप लोगों में से पीछे नहीं आए थे, आप तीनों में से कोई नहीं आया था पीछे? कोई नहीं आया था? तुम्हारे इसमें तो कुछ समझे में नहीं आ रहा भाई। हम कह रहे हैं एक क्लास मिस करोगे, अब जैसे जो बंदा आज ही क्लास मिस करेगा उसके बाद में वो आएगा, कोई फायदा नहीं आने का। तो अगर कोई बंदा पहली क्लास मिस कर दिया करेगा तो आ तो जाएगा, चलो कुछ तो समझ में आएगा, लेकिन कोई फायदा है नहीं।
यूट्यूब पे आवाज आ जाती है? हैं? आ जाता है। चलो देखो, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। अच्छा देखो, ये हो गया। अब जरा सोचिए, हम चल इसे मैं रख रहा हूँ। देखो सर, इसका मास है m, इसकी रेडियस है r, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सर ये डिस्क है। डिस्क का मतलब समझ गए? ठीक है। अगर डिस्क का मतलब आप सोचना जरा, सर कोई भी डिस्क तुम्हारी ऐसे रखी हुई है, इसका सेंटर ये होगा बीच में, ये सेंटर तुमसे इसके अलाउंड पूछा है, तो सेंटर के अलाउंड अगर इससे पैरेलल लाइन डालोगे तो क्या वो पैरेलल लाइन ऐसे ही तो जाएगी? तो ये किसके अलाउंग है? सेंटर की डायमीटर के अलाउंग है। ठीक है, सेंटर के अलाउंग नहीं है, ये किसके है? ये डायमीटर के अलाउंग हो जाएगी। अगर डायमीटर के अलाउंग हो जाएगी, अब देखो डायमीटर के अलाउंग कैसे हो जाएगी? लाउड से बड़ा किसका आधार? आज कड़ा वाले नहीं आई। देखो ये है, ये तुम्हारी डिस्क है, ये डिस्क है। अब मैंने पूछा है इस एक्सिस के अलावा, तो इसके पैरेलल एक लाइन डालोगे तो वो ऐसी तो होगी जो सेंटर से जाए। तो ये क्या हो गया? डायमीटर। तो डायमीटर के अलावा तो यहाँ पर हो जाएगा, डायमीटर के अलावा डिस्क का क्या होता है? 4, और ये रेडियस कितनी है? तो इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/4 प्लस m, और ये डिस्टेंस r है तो mr²। इन दोनों को जोड़ दो तो 5mr²/4 ये आंसर सिंपल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गई, उसके बाद में आएगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बता लिया? गर्मी बहुत है। तुम लोगों से किसके गांव में नेटवर्क नहीं आते हैं, इंटरनेट नहीं चलता है? मतलब जो यहाँ रहते हैं या जो गांव से डेली आते हैं, अप डाउन करते हैं, सबके यहाँ इंटरनेट चलता है खूब? अरे जिसमें तुम्हारी सिम पड़ी हुई है हम उसकी बात कर रहे हैं, सबका चल जाता है। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे इतने दिन पढ़ाते हुए कि तुमने आज तक क्लास में तो क्वेश्चन पूछे नहीं, जूम पे कौन पूछेगा? हैं भाई, तो क्लास में छूट दे रखी है, पूछ लिया तुमने क्लास में तो कभी पूछे नहीं, तो जूम में क्या पूछो? खाली हाजिरी लगाने आओगे प्रेजेंट सर, हम प्रेजेंट हैं। अरे आ जाया करना, हमारा मन पहले हमको बुढ़ापा आ गया, हो गया तब रख कर दे। नहीं अच्छा है, पढ़ाई करो। देखो ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। अब देखो रेडियस ऑफ गाइडेशन हो गया था, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर। सबसे पहले इसकी बात सुनो, एक अंतर है दोनों के अंदर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरे पास में कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई चीज है ऐसी, उसका ये
हो गया x बाई, ये हो गया x, ये हो जाएगा z। अगर वो ये कहे कि बाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, x के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, तो z के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तुम्हारा आई एक्स प्लस आई वाई दोनों के क्या होगा, इक्वल। आई एक्स प्लस आई वाई दोनों के इक्वल। ठीक है, कैसे सर जी? मैंने तुम्हें कल एक क्वेश्चन कराया था जब हम लोगों ने एक लैमिना ली थी, ध्यान करो, ऐसी एक लैमिना ली थी, लैमिना ली थी। मैंने तुमसे बोला था इसकी जो ब्रेड्थ है वो b है, इसकी जो लेंथ है वो a है। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था बताओ इस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं I1 मानूं तो I1 मेरा कितना आया था, ma स्क्वायर अपॉन 12। अरे कहाँ थे? I2 के अलाउंड, देखो अगर मैं इसके अलाउंड निकालूं तो कितना आया था, md स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, ये आया था। अब मैंने तुमसे ये कहा था बेटो इसके अलाउंड क्या होगा। अब जरा समझो कैसे, समझो। इसकी कॉपी खाली है, खाली कैलकुलेटर रजिस्टर है। देखो ये b, ये a, ठीक है, तो इसके अलाउंड ये एक्सिस हो गई, इसके अलाउंड ये आ गया, इसके अलाउंड ये आ गया। अब मैंने पूछा जेड के अलाउंड, तो जेड तो बेटा ऐसी है, अगर ये y है ये x है तो अंदर क्या है, ये जेड। तो इसीलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगी थी जो कहती थी अगर इसके अलाउंड मैं I3 मानूं तो I3 बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, और इसको मैंने जब सॉल्व किया था तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था m अपॉन 12 a स्क्वायर प्लस b। सिंपल सा सर मैंने ये निकाला था। जो सबसे इसमें अहम बात है वो सबसे अहम बात ये है, सबसे अहम बात ये है कि पैरेलल एक्सिस जो थ्योरम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके रखना। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो 1D, वो 2D, 2D, 2D और 3D दोनों के लिए लगता है। यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो 2D डायरेक्शन के लिए भी लग सकता है और 3D के लिए। अब 2D और 3D क्या है, तुम मुझे देख रहे हो, मैं 3D, क्यों? मेरी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। मोटाई दिख रही है, मोटाई भी है। ठीक है, 2D क्या है, 2D है जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ हो। तुम इसे देख रहे हो, लेंथ और विड्थ, जितनी भी तस्वीरें दिख रहे हो लेंथ और विड्थ, ये सब क्या है, ये हैं सब 2D। तो ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि अगर कोई बॉडी 2D हो चाहे 3D हो, ठीक है, चाहे बंडी हो, चाहे बंडी हो, चाहे बंडी हो, ठीक है, बंडी का मतलब 1 डायमेंशन, चाहे बंडी, सबके लिए लगेगा। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगेगी, 2D के लिए, सिर्फ 2D के लिए लगती है, ना 3D के लिए लगेगी और ना ही बंडी के लिए। सही है, ना ही बंडी के लिए लगेगी और ना ही 2D के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगती है, 3D के लिए, क्योंकि 3 और 2D के लिए IX IY, ठीक है, IX और IY और IZ, जो IZ होगी वो IX प्लस IY बराबर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसे उतारने के बाद एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ इसी का ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही बात है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम 1D के लिए लग जाएगी, 2D के लिए भी और 3D के लिए। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस जो थ्योरम होगी वो सिर्फ तुम्हारी किसके लिए लगती है, 2D के लिए लगती है, सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए लगती है, 2 डायमेंशन। अच्छा, बंडी क्या होता है, अगर कोई चीज सीधी रेखा में चले तो उसे बोलेंगे बंडी। 2D जो x और y में चले 2D, 3D
जो एक्स वाई और जेड में चले 3D, 3 दिशाएं। तो तुम्हारे कोर्स में सिर्फ 3 दिशाएं हैं, 3 दिशाएं हैं सिर्फ तुम्हारे कोर्स में, एक्स वाई और जेड, ठीक है। चौथी दिशा होती है टी, पांचवी दिशा होती है ओमेगा, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। जो उसमें क्रिटिकल कंडीशन बहुत चली जाती है, बहुत क्रिटिकल वो चली जाती है। और ये हो गई 5 दिशाएं। और रावण को कितने दिशाओं का ज्ञान था? 10 दिशाओं का, तो उसके 10 सिर थे, ठीक है, 10 दिशाओं का ज्ञान था। तो समझो 10 दिशाएं, 10 दिशाएं तो आज तक कभी साइंटिस्टों ने नहीं खोज पाए, बता लिए ये। अब जरा एक क्वेश्चन देखो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन कहा तुमसे, एक कोई बॉडी तुम्हारी इस प्रकार से है, इस प्रकार से, इसकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, ठीक है। तुमसे पूछा गया इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये दिखा है अंदर की ओर। अब ये किस टाइप से है? ये इस टाइप से है जैसे तुम्हारा एक ये हो गई रॉड, थिन रॉड, एक थिन रॉड ये हो गई। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा तुमसे, जहां पर इन दोनों का ये जॉइंट है, जॉइंट है, जहां पर इन दोनों का ये जॉइंट है, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। इस एक्सिस के अराउंड, अगर इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो सबसे पहले तुम इस रॉड का निकालो इसके अलावा, ठीक है, इस रॉड का इसके अलावा, फिर इस रॉड का इसके अलावा। अगर मैं पहली रॉड के लिए निकालूं, तुम्हें पता है, तुम बताओ, तुम्हें सबको पता है इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/3। तो वही तो है ये, अरे ये ऐसी रॉड है, यहाँ अंदर छेद कर दिया है, वही तो है। तो इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 और इसके भी अलावा ml²/3। अब सर जी यहाँ पर अब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो इसके अलावा देखूंगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ml²/3 इसके अलावा और इसके अलावा भी ml²/3, दोनों को जोड़ के जो मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा 2ml²/3, जो इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरी फाइंड आउट होगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस तुम्हारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही पूछे, ज्यादातर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही पूछे जाते हैं। सर ये दोबारा समझाते हैं, हमसे नहीं करते। अच्छा देखो, ऐसा है कि मेरे पास में 2 रॉड्स हैं, दोनों रॉड्स को मैंने जोड़ दिया, एक रॉड मेरी ऐसे जुड़ी हुई है, एक रॉड मेरी ऐसे जुड़ी हुई है। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा यहाँ पर इस एक्सिस के अलावा, देखो इस एक्सिस के अलावा का मतलब है कि सर इधर से इस एक्सिस के अलावा, ठीक है। तो पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा लास्ट कॉर्नर के अलावा, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा लास्ट कॉर्नर के अलावा, ठीक है। तो मैंने कहा था किसी भी चीज का लास्ट कॉर्नर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। तो इसका लास्ट के अलावा ml²/3 और इसका भी लास्ट के अलावा ml²/3, तभी मैंने दोनों को जोड़ दिया परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। ये हो गया, हो गया है ना? यस। ठीक। अब देखें अगले, ये चीज समझो, देखो इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, चलो मैं इसको ऊपर ही बताऊं। देखो एक बात समझो, तुम्हारे पास कोई डिस्क है, डिस्क का मतलब तुम्हारे पास पिज्जा है, पिज्जा भी तो डिस्क हो सकता है, क्यों? वो भी तो रोटी ही है। वो भी तो रोटी ही है, हो सकता है, होता नहीं है ही सर। है ही लगता है ना। पिज्जा नहीं खाया क्या कभी? हाँ खाया। खाया है, मैंने पिज्जा अपनी जिंदगी में पहली बार IIT लगे खाया था, अरे और फिर वहाँ पता चला, अरे मैं अपने जमाने में बहुत सीधा था बेटा, मैं इतना सीधा था कि
कि मैं 12वां मैंने पास किया था, और जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ने गया था तो मेरे पास जितनी पैंटें थी सब कपड़े वाली थी, जीन्स एक भी थी नहीं। सही है? नहीं, अब तो उम्र हो गई, अब उम्र हो गई, ठीक है। एक उम्र पे आके एक उम्र तक जीन्स ठीक रहती है, उसके बाद में जीन्स ठीक नहीं लगती, ठीक। तो भाई तो उस समय और कपड़े पहनते थे जो टेलर वाले सिलते हैं, कटाई पूरा, और उस समय थोड़ा थोड़ा फैशन चलता था बेल बॉटम वाला। आज वो फोटो देखो तो ये लगता है कि कभी पता नहीं कौन सी जिंदगी में जी रहे थे। ये तो हम लोग एक पिज्जा मान ली, ठीक है। हम लोगों ने माना सर एक गोल चीज है, एक गोल चीज है, गोल डिस्क है, एक जरा समझो, एक गोल डिस्क है जो मेरा एक प्रकार से पिज्जा टाइप का है। अब मैंने क्या किया, सर अगर इस पिज्जे का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सर क्या होगा जल्दी बता दो। mr² अपॉन, मैंने कहा कतई सही है, ये तो तुम बता देते हो। अब तुम बताओ, अब तुम बताओ, अब क्या हुआ, इसको तुमने खाना स्टार्ट किया और सारे खा गए, बस एक स्लाइड बची है। सारे खा गए, सिर्फ एक स्लाइस बची, सही है। अब इस स्लाइस का अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इसके, सही है। इसके अलावा क्या बताओ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कि बताओ इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सही। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो, पहले अगर मैं यहाँ से चलूँ, ये पूरा कोण कितना है 360 डिग्री। अब मैंने कहा मेरे पास अब कोण कुछ बचा, कितना बचा, थीटा बचा, कुछ बचा, कितना बचा, थीटा। तो इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, पहले कितना था सर, mr²/2, तो अब भी mr²/2, लेकिन यहाँ पर θ/360 करो, सही है। थीटा बटे क्या कर दो 360, छुट्टी। किसका करता हूँ, अगर तुम्हें वैल्यू रेडियन में दी है, अगर तुम्हें एंगल रेडियन में दिया है तो यहाँ रेडियन डालोगे, तो यहाँ क्या डालोगे 2π, सही है। अगर रेडियन दिया तो यहाँ रेडियन में डालोगे। तो ये तुम्हारे पास में एक बिल्कुल सीधा तरीका है। मैं मास यूज को नहीं करवा रहा हूँ, कुछ लोग डेंसिटी से करवाते हैं, लेकिन डेंसिटी से थोड़ा हार्ड हो जाता है और आखिर में आएगा यही पूरा निकल के, ठीक है। तो सिंपल तरीका है कि जितना भी तुम्हारे पास पीस बचा, उस पीस का डिग्री ले लो, मतलब एंगल ले लो, वो एंगल बटे 360 कर दो, चुपचाप तुम्हारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड निकल आएगा, ठीक है। इस एक्सिस के अराउंड तुम्हारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा कि कितना है, ये हो गया। हो गया। हो गया। अब सर जी मुझे यही क्वेश्चन पूछा गया, सोचो मुझे यही क्वेश्चन पूछा गया कि मैंने क्या किया, एक सफेद रसगुल्ला लिया। सोचो जरा, मैंने तुम्हें यहाँ तक पढ़ाया, इसके बाद मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। अपनी थिंक विकसित करो कैसे क्वेश्चन होगा। मैंने एक सफेद रसगुल्ला लिया, अब वो सफेद रसगुल्ला, ठीक है, मैं सारा खा गया, बस इतना पोर्शन बचा, चम्मच से काट के खाएगा, एक ही मिलाएगा, 1 घंटे तक वही बैठना है तो धीरे धीरे खाएगा, है ना। अब बताओ, अब तुम इस चीज को समझ सकते हो कि सफेद रसगुल्ला सही नहीं रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा तुम्हारा अमरूद। अमरूद तुम काट काट के खाते हो, अब मत कहना मैं एक ही बार में खा जाएंगे। हाँ, तो अमरूद है, अमरूद को ब्लेड उससे काटोगे, चक्कू से तुमने काटा, चक्कू से काटा, तो अमरूद का मान लो तुम इधर वाला पार्ट खा गए, इधर वाला बचा, तो इधर का भी तो कुछ एंगल बचा है, तो वो एंगल अपॉन ये कर दो। लेकिन अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 नहीं है, क्या है 2/5 mr², 2/5 है। बात समझ में आ रही है। हाँ,
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा 2/5 है हमारी। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को कर दें, ठीक है। वैसे इतना जाता नहीं है कभी भी, चलो अब हम लोग उसके बाद बढ़ते हैं टॉर्क पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, अब यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बार इसके अगले भी आएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग टॉर्क की बात करें, बेटा अगर जिंदगी दुनिया में किसी भी चीज पर टॉर्क लग रहा है तो वो घूमेगा, 100% घूमेगा, और घूमेगा तभी उस पर टॉर्क लगेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लो कोई भी चीज है, तुम कार को धक्का दे रहे हो एक सीधी लाइन में, तो वो कार सीधे चलेगी, वो घूमेगी नहीं। कोई चीज घूमती कब है, जैसे ये किवाड़ है, ये किवाड़ को अगर मैं ऐसे पकड़ के धक्का दूंगा तभी ये घूमेगी। अब मैं धक्का दूंगा इसे ऐसे अंदर की ओर, तो ये घूमेगी नहीं, ठीक है। अब जब ये घूम रही है तो इस पर टॉर्क कितना होगा, तो सबसे पहले मैंने जितना फोर्स लगाया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जहां से वो बॉडी घूम रही हो। जैसे ये किवाड़ है, ये किवाड़ इन कब्जों से घूम रही है, कब्जों से, तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। जैसे बचपन में क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताओ ये जो कब्जा है वो यहाँ क्यों लगाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कम, तो हमें इसे घुमाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जितनी दूर रहेगा उतना फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। इसीलिए जो ये कब्जे हैं वो बिल्कुल लास्ट में लगाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर टॉर्क की बात कर रहे हैं, टॉर्क टॉर्क ठीक है। टॉर्क की बात अगर हम लोग करें तो मैंने कहा यहाँ पर मेरा कोई एक बिंदु है, पॉइंट है, ठीक है, ये बिंदु है, ये डिस्टेंस मेरी है r, ये डिस्टेंस r है। अगर इस बिंदु पर मैं यहाँ से, ये घूम रहा है यहाँ से, घूम रहा है ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से घूम रहा है, और इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, तुम्हारा टॉर्क कहलाएगा। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, मैं देखो फोर्स लगा रहा हूँ इधर और डिस्टेंस है, कभी ऐसे ही समझ लो, जैसे इसमें डिस्टेंस है ये r, ये डिस्टेंस है, और फोर्स लगा रहा हूँ मैं इधर, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट ही तुम्हारा टॉर्क कहलाता है, जिसे हम लोग टाउ से डिफाइन करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। जब मैंने तुम्हें वेक्टर पढ़ाया था तो ध्यान करना, वेक्टर में मैंने कहा था अगर कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, अगर कहीं क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो फिर टाउ बराबर क्या होता है, क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाएगा, तो टाउ बराबर आ जाएगा r इंटू एफ इंटू साइन थीटा, सही। अब देखो r क्या हो गई, r तो ये डिस्टेंस है, f क्या है, फोर्स, और थीटा क्या है, एंगल, थीटा क्या है, एंगल। अब अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सबसे पहले डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, तो लिख दो न्यूटन मीटर। अगर मैं डायमेंशन पूछूं, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml/2, और डिस्टेंस की क्या होती है, अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ml² -2, ठीक है। इतना खाली ये फिगर बनाओ, ये लिखो, फिर मैं इसमें और बता रहा हूँ टॉर्क।
डाल लिया। अब देखो सर जी, यहाँ पर एक चीज जरा समझना, मेरे पास में मान लो एक ये बॉडी है, जरा गौर करना इस चीज, बॉडी है, ये इसका कोई पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये डिस्टेंस है सर r, मान लो मैंने फोर्स लगाया इधर, ठीक है, r डिस्टेंस है, फोर्स लगाया इधर। अगर तुमसे, ध्यान रखना, अगर तुमसे क्वेश्चन में ये आए टॉर्क अबाउट पॉइंट O, इस O पॉइंट के अलाउंग टॉर्क क्या होगा, इस पॉइंट के अलाउंग, तो टॉर्क का फार्मूला लगेगा R क्रॉस F, R क्रॉस F। अगर क्वेश्चन में ये आए टॉर्क अबाउट लाइन AB, ये AB लाइन है, इस AB लाइन के अलाउंग टॉर्क क्या होगा, तो होगा F क्रॉस R, ठीक है। लाइन के अलाउंग क्या होगा, F क्रॉस R, और किसी पॉइंट के अलाउंग क्या होगा, R क्रॉस F, R क्रॉस F, ठीक है। अब देखो इस चीज को अगर हम लोग समझें तो आप ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझो कि तुम्हारे पास में एक कोई चीज, एक गोला है, एक गोला है हम लोगों के पास, उस गोले का कहीं बीच में क्या है, सेंटर, हम उस गोले को ऐसे घुमा रहे हैं, खाली एक घुमा रहे हैं, ठीक है, उस सेंटर के अलाउंग घुमा रहे हैं, तब मूवमेंट ऑफ, तब टॉर्क का फार्मूला होगा R क्रॉस F। लेकिन अगर ये किवाड़ को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो किवाड़ एक एक्सिस के अलाउंग घूम रही है, पूरी की पूरी एक्सिस के अलाउंग, तब जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो होता है F क्रॉस R, ठीक है। लेकिन तुम्हारे नीट में टॉर्क जो रहता है वो पॉइंट O के अलाउंग R क्रॉस F ही लिख देते हैं, ज़्यादातर R क्रॉस F ही लेते हैं, F क्रॉस R कम करते हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करोगे तो क्या आएगा, RF साइन थीटा, यहाँ पर खत्म करोगे तो क्या आएगा, FR साइन थीटा, ठीक है, FR साइन थीटा। सर दोनों के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, मेरे तो ये पल्ले नहीं पड़ता है सर, क्रॉस के बीच में एंगल कैसे निकलता है, पता है तुम्हें, क्रॉस में जो ये एंगल आता है ये कहाँ से आता है, अरे देखो एक बात समझो, ये मैं वेक्टर बताया था तुम लोगों को, फिर से समझना, जैसे मान लो R इधर है, F इधर है, ध्यान करो, R इधर, F इधर, अब तुमसे कहा गया R क्रॉस F क्या होगा, R क्रॉस F, तो R इधर है, F इधर है, तो अपने राइट हैंड लो, राइट हैंड को सबसे पहले क्या है, R है ना, तो उंगलियां रखो R की तरफ और मोड़ दो F की तरफ, तो जिधर थंब दिखाएगा वो R क्रॉस F की डायरेक्शन दिखाएगा, R क्रॉस F की क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। अब तुमसे पूछता F क्रॉस R, तो पहले F आया तो उंगलियों को रखो F के साइड में और R की तरफ मोड़ दो, तो F क्रॉस R इधर डायरेक्शन है अंदर की, ठीक है, तो ये दिखाएगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज करना, कुछ लोग पेंच वाली विधि यूज करते हैं, लेकिन पेंच वाली विधि में या प्लास वाली विधि में उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सबसे पहले राइट हैंड वाली यूज करना खाली, ठीक है। और मैं तुम्हें जब वेक्टर पढ़ा रहा था तो मैंने यही सब चीज़ तुम्हें उस प्रकार से बताई थी कि पूरब की ओर A है, पश्चिम की तरफ B है, तो बताओ A क्रॉस B की डायरेक्शन किधर होगी, A क्रॉस B की, वो चीज़ मैंने उस प्रकार से तुम लोगों को बताई थी, ठीक। टॉर्क के बाद में, अच्छा एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है ना निकालना, कैसे निकलते हैं, जरा देखो एक बार, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स, तुम्हें फोर्स दे रखा है I प्लस 2J माइनस 3K अबाउट ए पॉइंट, देखो अबाउट ए पॉइंट O,
फोर्स किसके अलोंग है? पॉइंट के अलोंग। ये एक्सिस के अलोंग है कि पॉइंट के अलोंग? पॉइंट के अलोंग। अगर पॉइंट के अलोंग है और तुमसे क्या पूछा है? टॉर्क। तो अगर पॉइंट के अलोंग है और टॉर्क को पूछा है तो r क्रॉस। अगर यहाँ पर कोई ये एक्सिस के अलोंग कहता या एक लाइन के अलोंग कहता तो वही यहीं पर जो तुम्हारा टॉर्क का फार्मूला था वो चेंज होके r क्रॉस f आ जाता। और ध्यान रखना r क्रॉस f अलग है और f क्रॉस r अलग है, ठीक है? ये दोनों जस्ट एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत क्यों? क्योंकि अगर तुम r क्रॉस f की डायरेक्शन लोगे जो आएगी और f क्रॉस r की डायरेक्शन उसके विपरीत आएगी। जैसे अगर इसकी डायरेक्शन इधर आएगी तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी। दोनों में अंतर होता है। तब कैसे बताना जरा। मान लो f कहाँ है? इधर। r कहाँ है? ऊपर। जरा सोचो, f है इधर, r है ऊपर। f क्रॉस r की डायरेक्शन बताओ। तो राइट हैंड लिया, राइट हैंड लिया, ऐसे रखा। पहले क्या था? f, तो f की तरफ रखा और r की तरफ मोड़ दिया। डायरेक्शन किधर दिखा रहा है? अब r क्रॉस f पे आ जाओ। r क्रॉस f, r कहाँ है? ऐसे करा और f की तरफ मोड़ दिया। डायरेक्शन कहाँ दिखा दिया? तो कतई अपोजिट है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है। दोनों में कतई विपरीत डायरेक्शन है। एक इधर है तो एक इधर है, दोनों अपोजिट है, ठीक है? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो इसके बारे में अगर कभी आए कि r क्रॉस f बराबर माइनस f क्रॉस r। पहले माइनस लगा दो, तब पहले माइनस लगा दो, ठीक है? और ये बात समझ में नहीं आ रही तो वेक्टर दोबारा देख लेक्चर देख लेना, तो वेक्टर पढ़ाएगा। सर जी देखो, उसके बाद में तुम्हें r दे रखी है। r क्या है? 2i 3j माइनस k। तुमसे पूछा है किसी पॉइंट के अलोंग, तो तुम बोले पॉइंट के अलोंग है तो दिक्कत क्या है? r क्रॉस f। सबसे पहले दे बेटा i लगाना, j लगाना और फिर क्या लगा देना? k। पहले क्या है? r, तो r i के अगले कितना है? फिर कितना है? फिर कितना है? f के अगले 1 2 और यहाँ क्या हो गया? हो गया। अब देख लो, सबसे पहले इसे पकड़ो, इसे पकड़ा और इसे तुमने थमा दी AK-47, ठीक है? हाँ, सबसे खतरनाक AK-47 होती है। AWM स्नाइपर, पबजी से सीखे हो? हाँ, पबजी से सीखे, ठीक है? हमें नहीं पता, हमें शायद पता है AK-47 के बाद A53 भी आती है। फार्मूला पता है किनको? हमको फिजिक्स नहीं आती। हमने कब कहा हमको फिजिक्स आते भाई? देखो, ये है आई, ये क्या है बच्चों? तो मैंने क्या किया, इसे AK-47 दे दी, ये खड़ा हो गया। इसने जैसे ही मैंने आई को पकड़ा, इसने सामने सामने खत्म कर दिया। सामने सामने खत्म। बस इसकी यही कमजोरी है कि ये सामने सामने मार सकता है। ऐसे मारा और ऐसे मारा। जैसे शतरंज नहीं होता है, शतरंज में वो क्या होता है? हाथी घोड़ा, ठीक है? वो कैसे कैसे चलते हैं, मुझे शतरंज भी नहीं आता। सीधे और साइड में, लेकिन ये सीधे साइड में चलता है, ये सिर्फ सामने सामने खत्म करता है। पहले इसने इधर खत्म किया, अच्छा, फिर उसने ऐसे खत्म किया, ठीक है? ऐसे खत्म। अब यही बेचारे 4 बचे, 4 बचे तो गुणा कर लो। 3 की इससे करा तो माइनस का 9, बीच में अपने आप माइनस आता है। अपने आप क्या आएगा? माइनस। 2 की -1 से करा तो -2 क्या आएगा? अब माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? आई हमेशा प्लस का होगा और जे हमेशा माइनस का, जे हमेशा माइनस का। अब इसके पास AK-47 आ गई, ये जिंदा हो गए, ये जिंदा हो गए। अब इसने क्या किया? इसने भी आमने सामने मारा और इधर मारा। ऐसी तो मार सकता है भाई, ये खड़ा होकर या तो इधर मारेगा और इधर मार दिया। अब देखो जे ने, अब बचे कितने? 1 2 3, तो 2 की किससे गुणा करो? माइनस का 6, माइनस अपने आप आता है। 1 की -1 से क्या आएगी? -1, और माइनस पहले से ये तो क्या हो गया? +1। बेटा K प्लस का होता है,
ये किसका होगा? आई प्लस जे माइनस के प्लस का। इसमें भी सामने सामने खत्म, सामने सामने खत्म। 2 दूनी माइनस 3 एकम 3, तो आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कर दो माइनस का 7 आई, यहाँ कर दो माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5 जे। वहां पर देखो क्या बचेगा? के। बस यही आ गया तुम्हारा टॉप। ठीक है, ये तुम्हारा टॉप होगा। उतार लिया? अब मैंने ये बता दिया, अब मैं बताऊंगा नहीं इसे। ठीक है, अब आप लोग को ये आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए कैसे ये निकालते हैं। मेहनत कर लो बच्चों। एक लालच दे तुमको, एक लालच ये है कि मुझे जो लगता है कि जिस भी बंदे ने, कोई भी बंदा हुआ एक्स वाई जेड, कोई भी, जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ नहीं जी, तो उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया। वो लाइफ ही अलग है, पूरी आज़ादी होती है। रात में इच्छा है रात में घूमो, इधर घूमो, रात में बाहर पार्टी करके आ रहे हो, घूम फिर के आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा है। एक बार की बात थी, ठंडे थी बहुत ज़्यादा, कड़ाके। हम तुम्हें अपनी बात बताएं, कड़ाके की ठंड थी बहुत ज़्यादा। दिसंबर में ठंड होती है ना भयंकर, तो रात में नींद तो आती नहीं है। हॉस्टल वाले बच्चों को रात में नींद नहीं आती। वो बात अलग है जो छोटे बच्चों के हॉस्टल होते हैं उसमें डंडा मार के सुला देते हैं। ठीक, अच्छा उस हॉस्टल की अलग बात ये होती है, हमारे हॉस्टल में जैसे एक रूम में 2 बच्चे सिर्फ रह सकते हैं, 2 बच्चों के लिए होता है, एक रूम 2 बच्चों के लिए होता है। उसमें सबको 2-2 करके ऐसे होते हैं। 2 इसलिए रखे जाते हैं कि कहीं फ्रस्ट्रेट ना हो जाए बंदा, थोड़ा डिप्रेशन में ना पहुंच जाए, तो दूसरा बंदा संभाल तो लेगा। हैं नहीं, फिलहाल कम होते हैं, मरते तो नहीं, कम मरते हैं। इसलिए तो भयंकर ठंडों के दिन थे, तो दोस्त बोले कि ऐसा है आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ, कुछ फेवरेट आइसक्रीम होती है, तो हम अपने, हाँ तो हमारा था टोपाज हॉस्टल। कभी धनबाद कभी सर्च करना, वहाँ पर ये हॉस्टल के नाम होते हैं टोपाज। हम टोपाज हॉस्टल से निकले अपने कैंटीन में, वहाँ देखा खाई नहीं। हमने कहा चलो यहाँ नहीं मिल रहा है, सैपायर चलते हैं। सैपायर गए, ये सारे बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ गए, वहाँ भी नहीं थी। फिर सोचा ऐसा करो एमराल्ड चलते हैं, एमराल्ड गए, वहाँ भी नहीं। तो हमने कहा चलो जसपर चलते हैं। जसपर गए, जसपर में भी नहीं। क्या चीज़ सर? आइसक्रीम। और तो आइसक्रीम थी, हमारी फेवरेट वाली नहीं थी ना, हम 5-6 लड़के थे। फिर हमने कहा चलो ऐसा करना है, डायमंड चलते हैं। वो सबसे पुराना हॉस्टल है डायमंड, अंग्रेजों से भी पुराना, अंग्रेजों की आज़ादी से पहले। तो डायमंड गए, डायमंड में भी नहीं थी। फिर एक क्लास की लड़की थी, उसे फ़ोन किया, कहा तू अपने रूबी में देखना, लड़कियों को हॉस्टल वहाँ पर 2 हैं, एक रूबी एक रोजलिन, 2 ही हॉस्टल बॉयज़ के बहुत। तो उसने पूछा, बोले हाँ मेरे यहाँ पर है। तो बोले तेरे यहाँ पर है तो ठीक है, इतने निकाल के तू बाहर आ जा देने के लिए। अब वो बाहर आई, अब वो खाई आइसक्रीम, अब खाते खाते मजे मजे से आ रहे हैं। ठीक है, जब कॉलेज होते हैं तो IIT बहुत बड़े कॉलेज होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि तुम 4 कदम चले खत्म हो गया, चलते जाओ 1 किलोमीटर तक, खत्म ही नहीं हो रहा है, और तुम ही हो रात में और कोई है नहीं उसमें, या तुम जैसे तो
और जो रात्रि चले वो घूम रहे हो। अब वो खाते खाते आए हॉस्टल तक, तब तक खत्म हो गया। बोला चलो फिर खाएंगे। ये हाल है। मजबूरी क्या नहीं करते, पर पहुंच गए उनके संग में। फिर उसे फोन किया, फिर इतनी आइसक्रीम ले आओ, कोई बात नहीं, फिर आइसक्रीम लाई, फिर खाते खाते आए। अब वहाँ से गुजर रहे थे तो एक स्विमिंग पूल पड़ा, ठीक है, हर कॉलेज में IIT स्विमिंग पूल था। तो स्विमिंग पूल पड़ा तो उन सबके दिमाग में पता नहीं क्या आया, बोले ऐसा कर रहे हैं अब नहाएंगे। अब कड़ाके की दिसंबर में ठंड पड़ रही है, बोले नहाएंगे। अब पता नहीं क्या मन करा, बाउंड्री खोदी और पहुंच गए नहाने। ठीक है, सबने अपने कपड़े निकाले। और तुम्हें पता है जब ठंडी के दिन होते हैं तो तलैया होती है, वो तो स्विमिंग पूल क्या तलैया ही तो है भाई, रुका हुआ ठहरा हुआ पानी है और वो भयंकर ठंडा होता है, भयंकर। ठीक है, और ये वो बच्चे कह रहे थे जो हॉस्टल में गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाते थे। कोई बात नहीं, सबने कपड़े निकाले और जैसे ही डुबकी लगाए, जैसे कूदे ऊपर से, बोले एक संग कूदेंगे, एक संग कूदे। जैसे ही कूदे तुरंत बाहर। कोई किसी से बोला नहीं, कोई किसी से बात नहीं किया, अपने कपड़े उठाए और उसके जस्ट सामने हमारा हॉस्टल था जिसमें हम रहते थे। तुरंत हॉस्टल के अंदर और सब अपने कमरे में सुबह मिल रहे थे सब। नहीं तो ये सारी जिंदगी के कुछ यादें होती हैं जो बहुत ज़्यादा सही। तो ये सब चीज़ें फन है, ये आपको तभी फाइंड आउट होगा जब आप कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज चूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा मेडिकल कॉलेज चूज़ करेंगे। अब वहाँ पर एक टेंशन ये नहीं रहती है प्लेसमेंट की। मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर आप MBBS के किसी कॉलेज में हो तो आपको ये टेंशन नहीं प्लेसमेंट की, या IIT के किसी कॉलेज में हो, IIM के किसी कॉलेज में तो प्लेसमेंट की टेंशन नहीं। अब तुमने एडमिशन ले लिया ये लोकल के कॉलेज में जो बरेली और पीलीभीत में है, यही है, बरेली और पीलीभीत में। अब इसमें क्या हो रहा है, तुम डेली घर से अप डाउन कर रहे हो, सुबह सुबह गन्ना छील रहे हो, उसके बाद में कपड़ा पहने बोले अब जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और वो भी सुबह सुबह तुम गन्ना छील के आए हो, सही है, और कपड़े पहन के तो ऐसे जा रहे हो, पूरी टाई लगी हुई, बूट पूरी प्रेस वाली, कपड़ा कतई वैसे और नाखून कतई और बाल कतई ऐसे खड़े हुए। ठीक है, ऊपर से वो 100 रुपये वाला चश्मा लगा लेते हैं, अपने आप को इतने भारी नवाब। ये मैं हकीकत मैं तो देखता हूँ ना यहाँ पर बच्चों को, बच्चे मार बस आती है, बस में बैठते हैं और बस में बैठ के जा रहे हैं बस पढ़ने के लिए, जैसे पता नहीं कितनी भारी डिग्री लेने जा रही है। ठीक, उनके मन में हमेशा टेंशन रहती है कि जॉब लगनी नहीं, खाली ये चीज़ें रहती है। तो नहीं, मैं और भी लोगों की करूँ, सिर्फ बीटेक नहीं आता है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करेंगी, वो करेंगे आपकी मेहनत पर। आप लोग मेहनत कर लो, सफल हो जाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो खाली जिंदगी पूरी बर्बाद है, ये समझो। सही है, तो पढ़ा करो, यहाँ से जाने के बाद में पढ़ा करो। आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ लिया करो, अंशु सर के बराबर पढ़ लिया करो। जा मैं बता रहा हूँ, अंशु सर डेली सुबह रात में 6 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं, कभी कभी 7 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है, कभी 3 बजे तक पढ़ते हैं, कभी 4 बजे तक पढ़ते हैं, उतना ही पढ़ लिया। मेरे लिए बोलते हैं, अच्छा उन्होंने मतलब मेरी पर चेप दी है, बहुत अच्छे। बता देना, मैं आ जाऊंगा देखने के लिए। ठीक है, चलो अब समझिए, ये क्वेश्चन करो, फटाफट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन कह रहा है एक फोर्स है, बच्चों देखो फोर्स तुमको दे रखा है 2i + 3j - 4k, ये तुम्हें फोर्स दे रखा है। अब तुम समझना ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा क्या है। देखो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है ना, वो कतई तुम ये समझो तुम डॉक्टर हो। अब जब तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, पेशेंट का मतलब यहाँ क्या आया, क्वेश्चन। अब पेशेंट आया, अब तुम्हें उसको ठीक करना है, ठीक करने का मतलब इसे सॉल्व करना है। अब उसे ठीक कैसे करोगे, पहले उसे देखोगे, तुमने क्वेश्चन को देखा, ठीक है, फिर उसको ये देखोगे इसकी बीमारी क्या है, ठीक है, बंदे की बीमारी क्या है, तो तुम देखोगे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है,
उसके बाद में तुम ये सोचोगे इसे कौन सी दवाई दूं जिससे कि ये सही हो जाए, फिर तुम सोचो कि इसमें मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। सही है, पूरा डॉक्टरी वाली डिग्री है इसमें। ठीक, तो निकालो। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तुम्हें क्या दिया है, फोर्स दिया है। फोर्स देने के बाद में तुमसे कहा है ये जो फोर्स है ये पी पॉइंट पर लग रहा है। कौन से पॉइंट पर लग रहा है, पी पॉइंट पर। और तुम्हें टॉर्क निकालना है ऑफ द फोर्स अबाउट ए पॉइंट ओ। एक्सिस के अलाउंग है कि पॉइंट के अलाउंग। मैंने कहा मान लो एक मेरा ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है, फोर्स कहाँ लग रहा है, पी पर। कहाँ लग रहा है, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी है। अब बताओ मैं यहाँ पर जो फार्मूला लगाऊंगा सब टॉर्क का, वो तुम बोले आर क्रॉस एफ। आर क्या है, आर ये डिस्टेंस ही तो है। आर ये क्या है, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर, देखो मुझे ओ पॉइंट पता है 2i माइनस 5j प्लस 3k। सर पी पॉइंट कितना है, तो देखो बच्चों यहाँ पर 2 है तो इसे लिख दो 2i, माइनस है तो माइनस, बाद में क्या है 3 तो 3j, यहाँ पर क्या है 6 तो 6, क्योंकि तुम्हें पता है ये i होता है, ये j होता है और ये क्या होता है। अब बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, तो दूरी निकालने के लिए सब सीधा फंडा है। r निकालने के लिए p में से क्या घटा दो, o घटा दो। अरे यहाँ से क्या घटा दो, पल्ले नहीं पड़ा। एक बार बताओ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी किसी बिंदु से दूरी 2 मीटर है, किसी बिंदु से दूरी क्या है 2 मीटर है। अब मैं यहाँ पहुँच गया, अब मेरी उसी बिंदु से दूरी 5 मीटर है, तो बताओ मैं कितनी दूर चला, कैसे निकाली, फाइनल माइनस, तो मैं वही तो कर रहा हूँ, p में से क्या घटा रहा हूँ मैं, o, तभी तो ये डिस्टेंस में r फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो मैं अगर r निकालूंगा तो देखो घटाते कैसे हैं, मैंने ये भी वेक्टर में बताया था, इसमें से ये घटाओ, अगर 2 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, बोलो 0y, माइनस 3 में से माइनस 5 घटाओ, फिर से माइनस 3 में से माइनस 5 घटाओ, माइनस का 3 में से माइनस का 5 घटाओ, माइनस के 3 में से माइनस का 5 घटाओ, तो माइनस माइनस प्लस। सही है, एक। अब देखो सर अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर कितना है ये बताओ मुझे, क्या 2 आया, कितना आया, तो फिर बोलो ना प्लस का 2j। अब देखो 6 में से क्या घटाओ 3, तो क्या आएगा 3 के 3 है तो क्या आएगा 3। अब ये क्या आया r, तुम्हें निकालना है r क्रॉस f, तो r क्रॉस f निकालोगे तो पहले i फिर j और फिर k। अब बताओ r क्या है तुम्हारा 0, फिर अब f देखो क्या है यहाँ पर, फिर माइनस 4, क्या है अब इसे सॉल्व कर लोगे, करो फटाफट सॉल्व, फटाफट सॉल्व करो। फटाफट सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, फटाफट। अभी मैंने बताया था ना इसका आंसर। अच्छा ये वाली चीज बस कर दूं मैं, और बड़े बड़े कॉलेजों में ड्रेस का भी वो नहीं रहता है, जैसे तुम यहाँ पर आते हो, आपसे कोई कहता है कैसी ड्रेस पहन के आ रहे हो, वहाँ पर भी कोई कुछ नहीं कहता, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कैसे ही रहो। तुमने 3 इडियट भी देखी है, 3 इडियट, उसमें ऐसे ही घुस जाते हैं, कभी वैसे सिस्टम है। किसी बंदे ने मुझे बताया, बोले सर छिछोरा जो मूवी है, ये है कोई छिछोरे मूवी है कुछ करके, बोले वो मूवी है वो कभी बेस्ड है इंजीनियरिंग पर,
मैंने कहा होगी। मैंने एक दिन देखी, मुझे पता चला उसमें सब वक्त दिखाया है, ऐसा होता ही नहीं जैसा वहां दिखाया है। कर लिया? तुम लोग एक साथ का बच्चा था जो तैयारी करने के लिए कह रहा था ये बीटेक की, उसके लिए बीटेक के लिए ड्रमंड में पढ़ता था, वो एक दिन आया था हल्का मोटा मोटा था सही का सही। हाँ तुम किसी जानते क्या वो ड्रमंड में पढ़ने वाला था, तो वो कह रहा था बच्चे नहीं हुए यहाँ पर इसलिए क्लास में जुड़े। हाँ हाँ अब वो क्या करता है यहाँ वैसे वाला वो तो यहाँ क्या कर रहा था बताइए। आप देखो एक सर जी अगर मैं इसका सॉल्व करूं, देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया आई, सामने सामने खत्म, 4 दूनी 8, फिर माइनस 3 दिया 9, फिर माइनस का जे 4 के इससे 0, 3 दूनी प्लस ये इसकी इससे फिर 2 दूनी, तो आंसर आया मेरा माइनस का 17 आई, माइनस का 17 आई, माइनस माइनस प्लस का 6j माइनस का 2, ये आंसर। ठीक है, इसका ये और इससे मुझे सॉल्व करके ये आंसर फाइंड आउट ये होता है। पोजीशन वेक्टर इज, पोजीशन वेक्टर में दे रखा है आपकी ट्रेन होती है क्या? कितने बजे? 5 बजे होगी, 5 पे पूरनपुर के लिए। नहीं हो गया? अब सबसे पहले एक बात सुनो वर्क डन की। सर अगर मैं वर्क डन की बात करूं, मैंने इससे पहले तुम्हें पढ़ाया है वर्क डन का फार्मूला हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू, सबको पता है वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल। लेकिन ये फार्मूला तब लगेगा जब कोई भी चीज सीधी रेखा में चल रही है। जब कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज दुनिया में सीधी रेखा में चलेगी तो वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा। लेकिन अब तुम्हें पता है, एक बार बताओ, मैंने ये अभी मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, इसे उठा के मैंने यहाँ रख दिया, क्या मैंने कुछ वर्क डन किया? नहीं किया। अगर दुनिया में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होगी तो उसमें 100% वर्क डन होना ही होना है। एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो उसमें कार्य होगा ही होगा। अब तुम समझो, जैसे मान लो ये दीवार अभी यहाँ पर ऐसे है, रुकी हुई है, कोई बात, मैंने उसे उठा के ऐसे कर दिया, ये घूम गई थोड़ा, अगर ये थोड़ा घूम गई तो इसमें भी क्या हुआ? वर्क डन हुआ। यानी कि अब क्या ये सीधी रेखा में चली? नहीं, ये एक एंगल में चली। किस में चली? एंगल में। अगर कोई भी चीज सीधी रेखा में चलेगी, ध्यान रखना, अगर कोई चीज अगर कोई चीज सीधी रेखा में चलेगी तो वर्क डन का फार्मूला क्या लगेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई चीज घूमेगी, और घूमने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? टॉर्क। क्योंकि टॉर्क नहीं लगेगा तब तक कोई चीज नहीं घूम सकती, घूमेगी ही तब जब टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगने पर घूमेगी, तो मैंने कहा वर्क डन बाय टॉर्क, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? मान लो मैंने टॉर्क किसी बॉडी को कितना दिया? टाउ। अब उसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, कितना घुमा दिया मैंने? डी थीटा। तो टाउ इंटू डी थीटा ही क्या कहलाएगा तुम्हारा? तो देखो, अगर थोड़ा सा घुमाया है तो थोड़ा सा ही क्या हुआ होगा? कार्य हुआ होगा, थोड़ा सा कार्य। मैंने कहा मान लो कहाँ से कहाँ तक घुमाया, पहले एंगल कितना था? थीटा, बाद में कितना हो गया? थीटा। ऐसे इधर भी होगा वर्क डन, इधर भी। जब थीटा 1 पहले से ही था तो कितना वर्क डन था? 0। बाद में कितना मान लिया? नहीं पल्ले पड़ा। मान लो अभी ये दीवार यहाँ पर है,
ये किवाड़ इस दीवार से θ1 एंगल बनाए हुए है, मैंने इसे कतई नहीं घुमाया तो मैंने कितना कार्य किया? तो एंगल अगर θ बने तो मैंने कार्य कितना किया? अब मैंने इसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, हल्का सा घुमा दिया। अब इसका एंगल पहले θ बनता, लेकिन अब क्या हो गया? θ2। तो अब मैंने जब एंगल θ2 कर दिया तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन हो गया। अब वर्क डन कितना हो गया? W। तो अगर मैं देखूं वर्क डन का फार्मूला जो होता है वो होता है तुम्हारा टाउ इंटू dθ। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा W, इसे ऐसे रहने दो, θ1 से θ2 टाउ इंटू dθ। तो याद रखना, अगर दुनिया में कोई भी चीज सीधी रेखा में चलेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, तो वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैं वर्क पावर एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही फार्मूला ये नहीं होता है, और भी फार्मूला थे, और भी फार्मूला थे। लेकिन अगर कोई भी चीज घूमेगी तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा? तो वर्क डन टाउ के अगेंस्ट करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? टाउ इंटू dθ। तो ये तुम्हारा फिर वर्क डन का फार्मूला है। सिर्फ इतना ही उतार लेना, ये वाला लिखा हुआ, ठीक है? ये तो मैं PDF सेंड कर दूंगा, इसे उतारोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसकी जगह छोड़ देना। ये टाउ सही से बनाओ, टाउ ऐसे बनेगा, ऐसे बनाओगे तो ये टी हो जाएगा, ठीक है? ये टाउ ऐसे बनेगा, ऐसे उठा लिया, कुछ था नहीं इसमें। चलो अब देखो बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम की। अब मैं बात कर रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम की। सर एक होता है हमारा खाली मोमेंटम हमने किस में पढ़ा था? जब हम लोग 1 डायमेंशन पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे? मोमेंटम। यानी कि जब कोई भी बॉडी सीधी रेखा में चलती है तब उस पर कितना मोमेंटम लगता है? तब उस पर मोमेंटम लगता है सिर्फ mg। ये इसे बोलते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम, ठीक है? रेखीय संवेग, हिंदी में बोलते रेखीय संवेग। लेकिन अगर कोई चीज घूम रही है, तो उस पर जो मोमेंटम लगता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो प्रदर्शित करते हैं L से। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो एंगुलर मोमेंटम है क्या? एंगुलर मोमेंटम है क्या? जैसे मान लो मैंने ये अपना दरवाजा ले लिया, इस दरवाजे को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो जहाँ से ये घूम रहा है वो डिस्टेंस क्या है तुम्हारी? R है। वो डिस्टेंस क्या है? R। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचूं, ठीक है? अब ये ऐसे चल रही है, अब ये घूम रही है इस R डिस्टेंस के अराउंड घूम रही है, ठीक है? अब यहाँ पर जो ये बॉडी है, इस बॉडी का कहीं ना कहीं पूरे का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी का टोटल मास एक्ट करता है, जहाँ पर टोटल मास लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ मास। जब मैं तुम्हें NLM पढ़ा रहा था, ध्यान करना, जब भी मैंने तुम्हें NLM पढ़ाया था मैंने mg हमेशा बीच से लिया था। mg हमेशा कहाँ लिया था? क्या कभी मैंने यहाँ से mg लिया था? ना, मैंने यहाँ से, मैंने हमेशा बीच से। क्यों? बीच में ही क्या होता है उसका? सेंटर ऑफ मास। अगर बीच में सेंटर ऑफ मास होता है तो उस पूरी बॉडी का
उस पूरी बॉडी का जो मास एक्ट कर रहा होगा वो बीच में कर रहा होगा, और वहीं से यहाँ क्या आ जाएगा, mg। इसी प्रकार से तुम समझो, मान लो ये मेरे पास किवाड़ है, इस किवाड़ को मैं पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ। अब इसका सेंटर ऑफ वैसे मैंने मान लिया बीच में, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है इसका, ठीक है। तो इस पूरी किवाड़ का जितना मास है, पूरी किवाड़ का जितना मास है उसे ले लिया इनटू ये डिस्टेंस और ये मास, और उस मास की जो वेलोसिटी है इधर, उस मास की जो इधर वेलोसिटी है वो मास इनटू वेलोसिटी इनटू ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस क्या मान ली मैंने, r। जैसे मैंने इसमें तुम्हें दिखाया है, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो जाता है L बराबर r क्रॉस p, r क्रॉस p। अब देखो इसमें मैंने क्या दिखाया है, इसमें मैंने दिखाया है कि मान लो ये मेरी कोई एक डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है मेरी r, डिस्टेंस क्या है r, ये डिस्टेंस r है। अब कोई भी एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है जो कितनी है, mv, जो है mv। तो अगर तुमसे कहा गया कि बताओ इस बारे किसी जो यहाँ पर ये पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v है, उसका मोमेंटम p है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के कितना हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा r क्रॉस p हो जाएगा, r क्रॉस p। जहाँ पर हम लोग जानते हैं p होता है तुम्हारा लीनियर मोमेंटम और p क्या होता है तुम्हारा m इंटू p। तो देखो L बराबर r क्रॉस p की जगह मैंने क्या लगा दिया, mv लगा दिया। m तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट, तो m ऐसे ही रहेगा। यहाँ r था और यहाँ पर क्या है v, ये हो गया r क्रॉस b, r क्रॉस b हो गया, r क्रॉस b। अगर तुम्हें ये क्रॉस भी तुम्हें खत्म करना है, ये क्रॉस खत्म करना है, तो क्रॉस खत्म होता है तो क्या आता है, साइन थीटा। तो इसको हम लोग चाहें तो L बराबर लिख सकते हैं mvr साइन थीटा। अब तुम एक बात समझो कि यहाँ पर m क्या होता है सर, मास, m होता है मास, मास की यूनिट क्या होती है kg, b क्या होता है वेग, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। r क्या है, r रेडियस, रेडियस की भी क्या होगी मीटर, r क्या होगी है मीटर। एंगल की कोई वो खत्म करो, ठीक है। तो इधर देखो, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, r क्रॉस p। p क्या है, जहाँ पर p है मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, या फिर लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं। p तुम्हारा लीनियर मोमेंटम वो हो जाएगा, तो m r क्रॉस p, m r क्रॉस p। अब देखो तुम मुझे बताओ टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, r क्रॉस f, पॉइंट के अलाउंग r क्रॉस f। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का r क्रॉस p, r क्रॉस p। अब सोचो, मैंने तुमसे कहा, मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने तुमसे पूछ लिया कि बताओ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पूछ लिया मैंने। अगर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पूछ लिया, एंगुलर मोमेंटम के फार्मूला में ए ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया p क्रॉस r, बी ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया r क्रॉस p, सी ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया rp cos थीटा, rp cos थीटा, ठीक है। और डी ऑप्शन दे दिया इसमें से कोई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, r क्रॉस, ये मत लगाना, ठीक है। या फिर मैंने तुमसे अब ये कह दिया rp साइन थीटा, और यहाँ पर ऑप्शन चेंज करके कह दिया b एंड c वो, तब ऑप्शन कौन सा सही होगा, तब ऑप्शन तुम्हारा डी सही होगा, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला r क्रॉस f और इधर क्या होता है rp साइन थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। ऐसे ही यही चीज तुम्हारे लिए क्वेश्चन में ला सकता है, वो टॉर्क को लेके, टॉर्क में क्या कर देगा, f क्रॉस r कर देगा, r क्रॉस f कर देगा, rp वो rf साइन थीटा कर देगा, ठीक है। इस टाइप से भी वो इसमें भी क्वेश्चन ला सकता है।
ठीक है, बता लिया। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, आप जरा समझना भाई। एक डॉक्टरी वाली डिग्री अपनाओ। सबसे पहले मरीज आ गया, क्यों आने गया, ये देखो आ गया मरीज। अब मरीज को देखा तुमने, मरीज को देख लिया। अब मरीज से पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या क्या दिक्कत है, तो ये कह रहा है साहब मेरा मास 2 किलोग्राम है, जो मेरी लेंथ है वो मेरी 2 मीटर है, लेंथ मेरी 2 मीटर है। इसने कहा साहब ओमेगा मेरा 4 रेडियन पर सेकेंड है, 4 रेडियन पर सेकेंड है। और उसने कहा मुझे बस सही करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल। क्या होता है? एल। ठीक है, अच्छा अभी मैंने कराया नहीं, चलो मैं बता दे रहा हूँ बेटा। एंगुलर मोमेंटम का एक तो फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला हो जाता है आई ओमेगा। क्या हो जाता है? आई ओमेगा। अब मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें आई ओमेगा आएगा कहाँ, ठीक है? आई ओमेगा अभी बताओ तुम। एल बराबर, ये मैं अगले सेशन में ये सिद्ध करा दूंगा, अभी थोड़ा बता दे रहा हूँ। एल बराबर क्या होता था बेटा हमारा? एन बी आर साइन। अगर एंगल 90 डिग्री, थीटा क्या हो 90, तो सिर्फ क्या बचा? एन बी आर। बेटा हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मैं m को ऐसे ही रहने दूं, v की जगह लिखा मैंने आर ओमेगा और साथ में ये क्या है? r, तो आर 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 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? एम आर स्क्वायर ओमेगा। तुम्हें पता है एम आर स्क्वायर क्या होता है? आई। क्या होता है? तो यहाँ क्या हो गया? आई ओमेगा। तो एल बराबर हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते थे आई ओमेगा, समझा है? एल बराबर ऐसे आई ओमेगा। अब तुम देखो, अब ये बोला कि मुझे मरीज आया, वो तुमसे बोला कि एम का मान तो 2 किलोग्राम है, लेंथ कितनी है इसकी? 2 मीटर, ओमेगा कितना है? बोले मुझे एंगुलर मोमेंटम निकाल दो। तो एंगुलर मोमेंटम का तुम बोले अच्छा ओमेगा दिया है, बोले ओमेगा दिया है, इसका मतलब एल बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। ओमेगा तुम्हें पता है, ओमेगा तुम्हें, तुमने एक टैबलेट पता है तुम्हें। अब तुम्हें दूसरी टैबलेट इसे देनी है, दूसरी टैबलेट देनी है। अब दूसरी टैबलेट तुम्हें आई कैसे निकालूं? तो जैसे ही तुमने उसे देखा, ये इसके अलोंग ही तो घूम रहा है, इसके अलोंग घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? अब इसके अलोंग तुम्हें पता है आई क्या होता है, इसके अलोंग आई क्या होता है? ml स्क्वायर अपॉन 3। ये रॉड ही तो है, रॉड का लास्ट कॉर्नर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो बोलो ml स्क्वायर अपॉन 3, साथ में क्या है? तुमने ये दवाई दे दी, ये दवाई, अब इस दवाई को ये खा ले, तो m कितना है इसका? 2। लेंथ कितनी है? ओमेगा कितना है? 4 अपॉन 3। 2 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32/3 आंसर आ गया। सही है? हो गया ठीक? ऐसे इस चीज को ऐसे क्वेश्चन ये हो जाए, तो ये इसे भी नोट कर लेना, इसे भी नोट कर लेना, ठीक है? ये बाद में बता दूंगा। एंगुलर मोमेंटम एल बराबर होता है आई ओमेगा, एल बराबर आई ओमेगा, एल बराबर आई ओमेगा। अभी इस एंगुलर मोमेंटम को बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है, लेकिन एल बराबर आई ओमेगा, मास 2 किलोग्राम है, लेंथ कितनी है? 2 मीटर, ओमेगा कितना है? 4 रेडियन प्रति सेकेंड। एल बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। आई तुम निकाल लो, ठीक है? अगर इसी क्वेश्चन को सोचना, इसी क्वेश्चन को लास्ट कॉर्नर के अलोंग ना घुमा के ऐसे घुमा देता, तब क्या कर देते? स्क्वायर अपॉन, समझना है? अगर वो ऐसे घुमा देता तो क्या हो जाता? ठीक है? तो भाई ऐसे ही तुम जितने भी क्वेश्चंस अगले बढ़ते जाएंगे हम लोग, सबकी सब में
सबकी सब में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इसी प्रकार से जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत इसी प्रकार से पड़ेगी सभी में, तो ये हो जाता है। तो L बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। L बराबर तुम्हारा आई ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। तो देखो कल जब क्लास होगी तो तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए सारे वैसे। और कल की क्लास बहुत अच्छी है और कल मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो अभी हमारे लिए सेंटर ऑफ मास कराना है, सर्कुलर मोशन कराना है, ठीक है। तो मैं कल कोशिश करूंगा कि तुम्हारा रोटेशन मोशन खत्म की कगार पर पहुंच जाए, ठीक है, खत्म की कगार पहुंच जाए, फिर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास की तरफ हम लोग अगले बढ़ेंगे। ये तो ये हो गया, सही है। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, उससे सॉल्व करने की कोशिश करना आप लोग।